जी नज़र आ रही है आपको वाइट शीट? ओके, हम आज इंशाल्लाह वीक 4 का लेक्चर 2 करेंगे। आप लोगों ने कल के लेक्चर से डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर आपको मौका मिला उसको दोबारा देखने का या उसमें से कुछ समझ नहीं आया तो। जी कोई सवाल है आजिश? और आजिश के अलावा बहन फरहान और मुनीब ने शायद ज्वाइन किया हुआ है। ओके अपेरेंटली नॉट। अच्छा फिर आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक हमने करना है वो करेंगे, दैट इज़ कोरिलेशन। अच्छा कोरिलेशन का मतलब क्या होता है in terms of signal processing या मैथमेटिक्स? बिल्कुल ऐसा ही है। हम कोरिलेशन से मुराद ये लेते हैं कि हम सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं टू सिग्नल्स की, ठीक है। अच्छा और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं आपके जहन में? जी बिल्कुल, एक तरीका तो एक जो उसका ज़रूरत हमें पड़ती है वो एसएनआर इम्प्रूवमेंट भी हम कह सकते हैं, और हम आज एग्जैक्टली देखेंगे भी कि अगर बिल्कुल ठीक है। अच्छा एसएनआर इम्प्रूवमेंट के हवाले से ही मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोगों ने ये एक एप्लीकेशन भी कवर करनी कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज दो सिग्नल्स हैं, एक एक्स ऑफ एन और एक हमें नॉइज़ी सिग्नल मिला है, हमें उसकी इक्वेशन मैं लिख देती हूँ, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये सिग्नल मतलब ऑलरेडी एक्स ऑफ एन जैसा है, ठीक है। ये एक सिग्नल हमारे पास मौजूद है और ये एक नॉइज़ी सिग्नल है। तो इन दोनों की जो कोरिलेशन है वो एक्चुअली हमें एक्स ऑफ एन को फिगर आउट करने में हेल्प करेगी। तो बेसिकली एस एन आर इम्प्रूवमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर इस्तेमाल होता है कोरिलेशन का, आपने सुना भी होगा, शायद आपके जेहन में ना आ रहा हो, रेडार्स में हम करते हैं इस्तेमाल। ठीक है, पल्स कंप्रेशन और उसके अलावा एक मैं ज़रा वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर दूँ। जी मैच फिल्टर भी ये चीज़ होती है बिल्कुल, उसे भी हम रिसीव्ड सिग्नल को मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं ट्रांसमिटेड से क्या कहना चाहिए, प्रोबेबल ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ, ठीक है। और रडार में भी हम यूँ करते हैं कि एक डेटा सिग्नल हमारे पास अवेलेबल होता है और हम रिसीव्ड सिग्नल के साथ उसे कंपेयर करते हैं, और वहाँ से उस कंपैरिजन के थ्रू या उनका जो को रिलेटेड रिजल्ट है उसके थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जिस सिग्नल से ये रिसीव्ड सिग्नल टकरा के वापस आया है वो जो ऑब्स्टिकल है वो कितनी दूर है, उस या उसकी अप्रोचिंग वेलोसिटी कितनी है या उसकी डिपार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, उसका एंगल क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो एक रडार में हमें ज़रूरत पड़ती है या जो रडार की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम फिगर आउट करते हैं, उसके लिए हमें कोरिलेशन चाहिए, ठीक है। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ कही, मैच्ड फिल्टर, ठीक है। उसके अलावा अभी आप लोगों का आपके एमएस में से एक स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट अब मौजूद नहीं रहा, लेकिन अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ते तो आपको अंदाज़ा होता कि बहुत सारी जहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स जहाँ पे हमें सिग्नल के बारे में कुछ नहीं पता होता, ठीक है। हम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स पे तो हर वक्त काम नहीं करते ना, जहाँ पे सिग्नल में रैंडमनेस होती है, जहाँ पे हमें इनकमिंग सिग्नल के बारे में बहुत लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वहाँ पे अ, जो कोरिलेशन है ना वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसीजर बन जाता है सिग्नल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है।
अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर दो तरह के सिग्नल्स की कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको कोरिलेशन करना सिखाऊंगी ऐसे दो सिग्नल्स की जो कि टाइम में फिनिट ड्यूरेशन के होंगे, ठीक है। और इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूशन से मिलता जुलता है, ठीक है, का जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है। अच्छा जी, मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं कोरिलेशन को। हम दो सिग्नल्स को कोरिलेट कर रहे हैं, लेट सपोज कि एक को हम एक्स कहते हैं और एक को वाई। तो मैथमेटिकली कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी फिर एक फैक्टर एल आना चाहिए। अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि हम एक सिग्नल को कांस्टेंट रखकर एक दूसरे सिग्नल को ड्रैग कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अब शिफ्ट फ्लिप एंड ड्रैग नहीं बोला या फ्लिप एंड शिफ्ट नहीं बोला। फ्लिप नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ शिफ्ट या ड्रैग करना है, ठीक है। ये एन माइनस एल का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसमें सिर्फ शिफ्टिंग या ड्रैगिंग हम उसे कहेंगे, सिर्फ उसी कैरी आउट करेंगे, नो फ्लिपिंग। और इसी तरह से यहाँ पर वाई ऑफ एन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, एक्स ऑफ एन को हम फ्लिप या शिफ्ट कर रहे हैं तो उस वक्त आर वाई एक्स कहा जाएगा, जो को रिलेटेड सिग्नल होगा उसे। और ये जो दोनों मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं ये एग्जांपल्स हैं क्रॉस को रिलेशन की, ठीक है। और अगर हम किसी भी सिग्नल को उसके साथ को रिलेट करें तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटो कोरिलेशन, बिल्कुल ठीक है, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा जी, फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स को क्रॉस कोरिलेट करके हम देखेंगे। अच्छा जी, और हम सिंपल एनर्जी सिग्नल्स कंसिडर कर रहे हैं। हमारे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन है, ठीक है, और एक और सिग्नल वाई ऑफ एन हम अज्यूम करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अच्छा, अगर हम इसमें जैसे इस सिग्नल में लेट्स सपोज मैं एरो नहीं लगाऊं तो ये एक टर्न बात है कि n इज इक्वल टू जीरो वाला जो सैंपल है वो ये वाला सैंपल है, पहला सैंपल। और यहाँ पे मैं एरो लगाऊंगी टू शो कि मेरा ये जो सिग्नल है इसमें n इज इक्वल टू ज़ीरो एक मुख्तलिफ जगह पे है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा आसान ये लगता है कि मैं इस सिग्नल को इस तरह से थोड़ा ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। ये n इज इक्वल टू ज़ीरो है मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास x ऑफ n है और ये मेरे पास y ऑफ n है, ठीक है। अब जो कोरिलेशन है ना वो स्टार्ट कुछ इस तरह से होगी कि इस सिग्नल का x ऑफ n का फर्स्ट सैंपल, ठीक है, और y ऑफ n का लास्ट सैंपल। सबसे पहले हमें इनकी ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है। और इसके बाद हमें y ऑफ n को शिफ्ट करते जाना है सच दैट कि हमारे पास जो बिल्कुल आखिरी रिज़ल्ट हमारे पास बिल्कुल जो आखिरी रिजल्ट आए वो इस तरह से आए कि इस सिग्नल का इस सिग्नल का लास्ट सैंपल और इस सिग्नल का फर्स्ट सैंपल कोरिलेट हो रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए हमें इस सिग्नल में लाना पड़ेगा शिफ्ट, और शिफ्ट की वजह से जो पहला हमारे पास ओवरलैपिंग आएगी वो इस तरह से आएगी कि एल की वैल्यू होगी हमारे पास -1, और सिग्नल हमारे पास कुछ बनेगा इस तरह से,
ठीक है, ये हमारे पास हो रही है ओवरलैपिंग। हम इसे कॉन्वोल्यूशन के प्रोसेस से भी कर सकते हैं। मतलब कॉन्वोल्यूशन के प्रोसेस का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने वहाँ पर सिग्नल को एक ही एक्सिस में प्लॉट करके देखा, नॉट दैट कि हम एग्जैक्टली वही वाला मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ज़ाहिर फ्लिपिंग हमने इसमें नहीं की तो एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे हम चूँकि y को शिफ्ट करें तो y को बाद में लिखा जाएगा और जो कोरिलेशन का रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट वुड बी -3। ठीक है, ओके, मुश्किल बात तो नहीं थी। -3 इस तरह से आया कि अच्छा मैं इसको फिर लिख देती हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हमारे पास पहला रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू -1 के ऊपर। अच्छा, ये जो L है इसे हम क्या कहते हैं? इसका क्या नाम होता है? लैग। ठीक है, LAG लैग कहते हैं इसको। अच्छा, एक दफ़ा मैं और आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम लोगों ने बेसिकली किया यूँ है कि जिस सिग्नल को हम शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, बेसिकली उसको हम सबसे पहले हम एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लेके जाते हैं। एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लेके जाने का मतलब ये है कि हम वायो जिस सिग्नल को हम शिफ्ट कर रहे हैं जो कि इस केस में वायोफेन है, उसका लास्ट सैंपल हम लोगों ने दूसरे सिग्नल के फर्स्ट सैंपल के साथ ओवरलैप कराना होता है। तो उसको हम एक्सट्रीम लेफ़्ट पे शिफ्ट करते हैं। जिस सिग्नल को हम शिफ्ट कर रहे हो यानी कि वायोफेन, उसको हम एक्सट्रीम लेफ़्ट पे शिफ्ट करते हैं सच दैट कि शिफ्टेड सिग्नल का जो लास्ट सैंपल है वो स्टैटिक सिग्नल के फर्स्ट सैंपल के साथ ओवरलैप हो। ठीक है? अब उसके बाद जब एक दफ़ा ये चीज़ कैरी आउट होगी फिर हम लोगों ने उसको राइट शिफ्ट कर देना है सैंपल बाय सैंपल। तो ये हम लोगों ने जो मैक्सिमम पॉसिबल लेफ़्ट शिफ्टिंग थी वो करके पहला रिज़ल्ट अचीव कर लिया लैग की वैल्यू -1 पे। ठीक है, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हम इसकी राइट शिफ्टिंग करेंगे। तो मतलब एल की वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी। पहले इसकी वैल्यू -1 थी सबसे पहले, अब इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। और अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब ये दोनों सैंपल जो हैं वो ये ओवरलैप हो रहे हैं और आर की वैल्यू XY सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया -2। अच्छा जी, मज़ीद फिर एक सैंपल और शिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये 0 और 0 मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं इसको ना भी लिखूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ये वाली ओवरलैपिंग है। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 6। हाँ जी, समझ आ रहा है? ओके, अच्छा, अब मैं नेक्स्ट 2 कैलकुलेशंस करूँगी नहीं, मैं सिर्फ उसकी आंसर लिखूँगी और आपने उसको करके देखना है कि आपके पास भी वही आंसर्स आते हैं कि नहीं। मज़ीद एक राइट शिफ्टिंग से लैग की वैल्यू 2 हो जाएगी और R2 जो है वो हो जाएगा मेरे पास 13 और R3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। ठीक है? अच्छा, और कोरिलेशन जो वेक्टर होता है उसको यूजुअली हम L के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं इसको लैग के अगेंस्ट प्लॉट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कुछ आएगी इस तरह से। -1 के ऊपर मुझे ये मिला था -3 और उसके बाद 0 पे मुझे ये मिला था -2 और
आगे आगे जो लास्ट मेरे पास वैल्यू है वो आएगी 3 के ऊपर 6, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने कोरिलेशन निकालना यहाँ पे सीख लिया और प्लॉट भी करना सीख लिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये दोनों वेक्टर्स इस तरह से अवेलेबल होते कि इंस्टेड ऑफ 3 और 2 यहाँ पर 30 और 20 होता, और इसी तरह से यहाँ पर जो y ऑफ n है वो भी 30, 20, 0, -1 इस तरह से होता है। मतलब मैंने हर नंबर को बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास इस सूरत हाल में जबकि मेरे पास ये सारे नंबर्स 10 से मल्टीप्लाई होकर मुझे मिल रहे हैं, मेरे पास कोरिलेशन वेक्टर कैसा आता? कैसा का मतलब ये है कि उसमें कुछ आप अंदाज़ा लगा के मुझे बता सकते हो कि ये वाली वैल्यूज़ जो कि मेरे पास अभी -3, -2 और आखिरी वाली वैल्यू 6 है, वो वैल्यूज़ किस तरह से आती हैं? आपको मेरा वैसे तो 100 से कहना चाहिए, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ -3 मेरे पास -300 होता, ठीक है। यस, और इंस्टेड ऑफ 6 मेरे पास 600 होता, राइट। अच्छा, ठीक, इसका मतलब ये कि कम से कम मेरा सवाल आपको समझ आ गया और आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, ओके, अब मेरे पास जो ये सिग्नल है इसमें वैल्यूज़ मेरे पास कुछ इस तरह से हैं, मतलब -3, 2, 6, और जो मैंने आपको सिचुएशन बताई उसके बाद मेरे पास सिग्नल्स की सैंपल की वैल्यूज़ आएंगी -300, -200 और 600। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो दूसरा सिग्नल आया है, दूसरा सिग्नल का मतलब ये है कि जिससे मेरे पास ये वैल्यूज़ इस तरह से आ रही हैं, उसमें सिमिलैरिटी इंडेक्स या कोरिलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लैक सिग्नल, क्या मैं ये कह सकती हूँ? जी, आपका आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और ऐसा मैं क्यों नहीं कह सकती? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं सुनना चाह रही थी। अच्छा, 6 देखकर या 600 देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 6 सैंपल आया है ये कम कोरिलेटेड है और 600 जो है ये ज़्यादा इसमें कोरिलेशन है, ये ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है? हम लोगों ने चूँकि इनको इसको नॉर्मलाइज़ नहीं किया ना, तो सिर्फ़ इन वैल्यूज़ को देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से 2 सिग्नल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। अच्छा, अब इस मसले को हल करने के लिए जो हम करते हैं, वो ये है कि एक तो अ, इंस्टेड ऑफ RXL हम एक और कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। मतलब ये कंप्यूट करने के बाद हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं ई ऑफ एक्स, यानी कि जो सिग्नल एक्स है उसकी एनर्जी से, और सिग्नल वाई उसकी एनर्जी से, ठीक है। और हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे एल लिखना चाहिए, ठीक है। दैट इज बेसिकली कोफिशिएंट, कोरिलेशन का कोफिशिएंट जिसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो गैमा होता है ना, ये बेसिकली इसकी जो रेंज है ये -1 और 1 के दरमियान होती है, और वहाँ से हम थोड़ा बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से 2 सिग्नल कितने कोरिलेटेड हैं। अच्छा, अब हम ये जो सिग्नल जिसकी कोरिलेशन ने फाइंड किया उसके बाद हम ज़रा ये वाला फार्मूला लगाते हैं, और उसके लिए हमें पहले ज़रा एनर्जी कंप्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, सिग्नल जो एक्स ऑफ एन है उसकी एनर्जी आप मुझे बता सकते हो कि क्या आएगी, या एनर्जी कंप्यूट करते कैसे हैं, कुछ ज़हन में है? बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे पास, अच्छा मेरा ख्याल है कि मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ की है। हाँ, एनर्जीज़ डायरेक्टली नहीं आएँगी, इनका स्क्वायर रूट आएगा साथ। आप इस फॉर्मूले को करेक्ट कर लो। कोरिलेशन वाले फॉर्मूले को हम डिवाइड करेंगे एनर्जीज़ के स्क्वायर रूट से, ठीक है? और वो कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट यानी कि गामा के बराबर फिर होगा। अच्छा जी, जो एनर्जी ई ऑफ एक्स है मेरे पास, दैट शुड बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से ई वाई भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। दिस शुड बी इक्वल टू 13, दिस शुड बी इक्वल टू 14। इसका मैं आंसर लिख देती हूँ।
जो मेरे पास पहले आंसर आया था, और ये मेरे पास n इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये अब बेसिकली एक ट्रू पिक्चर ऑफ कोरिलेटेड सिग्नल है। ये दो सिग्नल के दरमियान कोरिलेशन की एक ट्रू पिक्चर है, जहाँ पे हम लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब जो अगर दोनों सिग्नल्स हैं बहुत हाई एम्पलीट्यूड्स हैं, तो वो उसकी कोरिलेशन को उस तरह से अफेक्ट नहीं करेंगे जैसे हम लोगों ने भी इस एग्जाम्पल में कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने इसको नॉर्मलाइज करके दोनों सिग्नल्स को या उनकी एनर्जीज, उनकी रिस्पेक्टिव एनर्जीज के थ्रू फिर कोरिलेशन फाइंड आउट की है। ठीक है, अच्छा, कोरिलेशन का जो है ना फिनिट सिग्नल, फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स के लिए वो यही सिंपल सा तरीका है। अच्छा, अभी हम सीखने लगे हैं, और मैं कोरिलेशन के हवाले से कुछ सवाल आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में भी रखूँगी, आप उनको सॉल्व करके देखना। फिनिट सिग्नल्स, फिनिट जो ड्यूरेशन के सिग्नल्स हैं वो तो उनका इतना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम है इनफिनिट ड्यूरेशन वाले जो सिग्नल्स हैं ना, उनके कुछ सवाल दूँ आपको, और अभी उनमें से हम एग्जांपल करने भी लगे हैं कि अगर हमारे पास इंस्टेड इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स हैं तो उनकी कोरिलेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स ऑफ एन हमारे पास गिवन है ए रेज़्ड टू पावर एन और यू ऑफ एन, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं आर एक्स एल विच इज़ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, u of n minus l, u of n minus l। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने मुझे साथ साथ करते हुए बताना है कि ये जो दो सिग्नल हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जिस वक्त हम सिग्नल को, मतलब कोरिलेशन जब हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, तो ये सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? -1 तो नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, -1 -2 बिल्कुल कह सकते, मतलब कोई समथिंग नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, अब मैं अगर यू ऑफ एन को प्लॉट करूँ तो यू ऑफ एन मेरे पास प्लॉट होके आता है इस तरह से। ठीक है, उससे पहले ये सारे ज़ीरो सैम्पल्स हैं, और u ऑफ n माइनस एल, अगर l की वैल्यू नेगेटिव है तो। ठीक है, प्लीज़ अब आपने माइनस एल को देखिए कंफ्यूज नहीं होना, l इज़ लेसर देन ज़ीरो। तो ये मेरे पास किस तरह से प्लॉट होगा? ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मतलब माइनस एल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये माइनस एल से शुरू होके इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ आइए। क्लियर है ये बात? ये u ऑफ n माइनस एल है ना, और l की वैल्यू हमने अभी नेगेटिव अज्यूम की है। हम लोगों ने इसको शिफ्ट करके मतलब इस तरह से प्लॉट किया कि ये माइनस एल से शुरू होकर आगे इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि ये जो दो सिग्नल्स हैं u ऑफ n और u ऑफ n माइनस एल, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो वो जो रिजल्टेड सिग्नल मेरे पास बनेगा वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? या आप इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते हो कि हाँ, कि इन दोनों ज़ीरो टू इन्फिनिटी, मतलब इन दोनों सिग्नल का जो ओवरलैप रीजन है वो क्या है? जो कि आपने जवाब दी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो इसको मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ। जिस वक्त मेरे पास एल की वैल्यू ज़ीरो से कम है या नेगेटिव है,
तो आर एक्सएल को हम लिख सकते हैं n रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए रेज़ टू पावर n और ए रेज़ टू पावर n माइनस l। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करेंगे, मसलन ए रेज़ टू पावर माइनस l हम बाहर ले आएंगे। मैं अज्यूम करती हूँ कि वो आपको समझ आ जाएगा। बाकी मेरे पास इस समेशन के अंदर क्या रह जाएगा, ए रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर n, तो वो मतलब उसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, आप अपनी तरफ फिगर आउट करना कि आपको ये समझ आ जाएगी कि कैसे लिखे। ये मेरे पास जो है ना, ये आंसर है जिसमें एल की वैल्यू 0 से कम है। अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ आ रही कि आ गई है होपफुली, तो मैं यहाँ से चलूँगी आगे। अच्छा, अब हम लोगों ने एल को मतलब पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो मेरे पास यू ऑफ एन तो बनेगा उसी तरह से। ठीक है, और यू ऑफ एन माइनस एल किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इस सूरत हाल में दोनों का जो ओवरलैप रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? बिल्कुल ठीक है, एल से शुरू होकर। अब मेरे पास जो रेंज है समेशन की, दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एल एंड एंडिंग एट इन्फिनिटी। यहाँ पे मेरे पास आएगा ए रेज़ टू पावर एन, ए रेज़ टू पावर एन माइनस एल। ये मैंने ले लिया कॉमन, और कॉमन तो नहीं कहना चाहिए, मतलब मैंने इस समेशन से बाहर निकाल लिया इसको, और यहाँ पर मेरे पास आ गया कुछ इस तरह की चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दिया कि समेशन में कि हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, ए रेज़ टू पावर माइनस एल। ठीक है, एन इज इक्वल टू एल टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर रेज़ टू पावर एन, और हम दो एक समेशन टर्म इसमें ऐड करने लगी हूँ और उसी को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। एन इज इक्वल टू 0 से लेकर एल माइनस वन। ठीक है, माइनस एन इज इक्वल टू 0 से लेकर एल माइनस वन। ठीक है, ये बात समझ आइए। प्रॉब्ली मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या आपको ये समझ आई कि मैंने इसे किया क्यों है। ओह आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। दिस शुड बी आर एक्स, मतलब वाई का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। थैंक यू। हाँ जी, जो सवाल मैंने पूछा था, अगर किसी के पास इसका जवाब हो कि ये मेरे पास एक समेशन थी, एल से इन्फिनिटी जा रही थी, मैंने इसमें कुछ इस टर्म में एक समेशन ऐड और सेपरेट किया। नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकती हूँ? अच्छा, ओके, इन दोनों को मैं कंबाइन करके ये इस तरह से लिख सकती हूँ।
ठीक है। और मेरे पास बाकी ये आ गई, ये जो लेफ्ट ओवर टर्म है। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे n आना चाहिए। अच्छा, अब हम इसके आंसर तक भी पहुँच सकते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? ये वाला तो आसान है, 1 माइनस ए स्क्वायर। और ये वाले जो टर्म है मेरे पास, ये कुछ आएगी इस तरह से, 1 माइनस ए स्क्वायर की पावर l और 1 माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट हम उसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेशंस करें तो उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने नतीजा ये निकाला। अच्छा, जो l इज इक्वल टू 0 है वो किसका पार्ट होगा? ये हम लोगों ने l ग्रेटर देन 0 के लिए निकाला था, और l लेसर देन 0 के लिए हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट निकाला था। यहाँ पे मुझे, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ कि l ये जो इक्वालिटी की साइन है, यानी कि l इज इक्वल टू 0 की टर्म मुझे कहाँ पे इंक्लूड करनी चाहिए? क्योंकि डिस्क्रीट टाइम साइकिल की हम बात करें तो एक ही जगह इंक्लूड हो सकती है। ओरिजिन पे नहीं, देखो हम लोगों ने यहाँ पे दो केसेस कंसिडर किए ना। एक में हम लोगों ने l को 0 से कम रख के देखा, यानी नेगेटिव रख के देखा कि u ऑफ n माइनस l कैसे प्लॉट होता है, और फिर इन दोनों का जो ओवरलैप्ड रीजन है हम लोगों ने वो मतलब वो देखकर फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने l को 0 से बढ़ा के देखा, मतलब पॉजिटिव किया l को, और फिर इन दोनों सिग्नल्स को प्लॉट करके देखा कि अच्छा अब जो हमारे पास कोरिलेशन का रिजल्ट आएगा उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो मैं जानना आपसे चाह रही हूँ कि एक जगह हम लोगों ने l को लेसर देन 0 रखा था और एक जगह l को ग्रेटर देन 0 रखा था, तो एक 0 कहाँ पर इंक्लूड होगा? जी, कोई जवाब है? मुश्किल सवाल है। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो थोड़ा सा बता। ओके, ये मेरे पास कोरिलेशन का फॉर्मूला था। ठीक है, मुझे पता कि कोरिलेशन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एल में नेगेटिव वैल्यू डाल के सिग्नल को एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने यूँ किया कि यू ऑफ एन को प्लॉट किया और एल की वैल्यू को नेगेटिव एज्यूम करके यू ऑफ एन माइनस एल को प्लॉट किया। इन दोनों रिजल्ट सिग्नल्स के को प्लॉट करने के बाद हमने ये फिगर आउट किया कि ओवरलैप्ड सिग्नल या वो रीजन जहाँ पर यू ऑफ एन और यू ऑफ एन माइनस एल दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, वो कौन सा रीजन है। ठीक है। तो और हम लोगों ने फिर ये देखा कि एल लेसर देन 0 के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये बात समझ आई जो मैंने बोली अभी? ओके, फिर हम लोगों ने इसके बाद एल को
0 से बढ़ाया क्योंकि एल अब पॉजिटिव होता जाएगा ना। अब हम सिग्नल को जैसे जैसे राइट पे शिफ्ट करना है एल को पॉजिटिव करते जाएंगे। जब एल की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो उस सूरत हाल में यू ऑफ एन ऐसे प्लॉट होगा, यू ऑफ एन माइनस एल ऐसे प्लॉट होगा। और फिर हमने ओवरलैप रीजन देखा दैट वाज फ्रॉम एल टू इन्फिनिटी। और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करके ये जो रिज़ल्ट है ये हम लोगों ने निकाल लिया। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि एल इक्वालिटी का साइन कहाँ पर आएगा, यानी कि एल इज इक्वल टू 0 मैं किस रीजन में शामिल करूँगी। मैं एक दफ़ा यहाँ पे ज़रा आंसर लिख देती हूँ, शायद आपको मेरा सवाल समझने में आसानी हो। मुझे एक जगह पे इक्वालिटी का साइन लगाना है क्योंकि फ़िलहाल 0 मिसिंग है। ये एल लेसर देन 0 के लिए, ये एल ग्रेटर देन 0 के लिए। 0 कहाँ पे शामिल करूँ मैं? अच्छा, अब ये सवाल जो है ना ये इतना ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, क्योंकि अगर आप इनके आंसर्स भी देखो ना तो हम ज़ीरो कहीं पे भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ज़ीरो को यूजुअली हम पॉजिटिव नंबर के तौर पे ही लेते हैं, तो इसलिए नॉट नॉट एग्जैक्टली पॉजिटिव, लेकिन ये कि वहाँ से ऑनवर्ड्स हमारे पास नंबर्स पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, उसके बाद तो हम उसको यूजुअली इस तरह से लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है? लेकिन इन दिस स्पेशल केस ज़ीरो को हम जहाँ कहीं पे भी शामिल करते तो उसे फ़र्क ना पड़ता। आप मतलब आंसर्स को देख के भी ये फिगर आउट कर सकते हो, और इसे कंबाइन करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। खैर, इस सवाल का पूरा मकसद ये था कि अगर हमारे पास सिग्नल इन्फिनिट ड्यूरेशन के हों तो उसमें हमें बेसिकली जो यूनिट स्टेप सिग्नल्स है ना इनकी को एग्जिस्टेंस को देख कर ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इन समेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, और उसके बाद फिर हम अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, अज्यूम करती हूँ कि बीइंग ग्रेड स्टूडेंट्स आप उसको कैरी आउट कर सकते हो, वो ये है कि अगर हमें को कोरिलेशन का एक और भी ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये कि अगर हमारे पास दो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं जिनके पीरियड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक सिग्नल का पीरियड एन ऑफ एक्स है और एक सिग्नल का पीरियड एन ऑफ वाई है, दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट। अगर हमने कोरिलेशन ऑफ टू पीरियोडिक सिग्नल्स निकालनी है, ठीक है, तो उसका उसका फॉर्मूला क्या होगा? बल्कि अगर हमारे पास दो इसी तरह से दो पीरियोडिक सिग्नल है जिनका हमें पीरियड नहीं पता, तो बेसिकली कोरिलेशन से उनका पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कोरिलेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल जो है ना ये टॉपिक मैं आप लोगों के पढ़ने के लिए छोड़ रही हूँ। इसका कोई एक आध सवाल मैं फिर आपको असाइनमेंट में भी दे दूँगी ताकि फिर आप इसको इसको देख सको, ठीक है? अच्छा, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम चैप्टर नंबर 3 को एटलीस्ट स्टार्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, और चैप्टर 3 इज़ अबाउट जी ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब पहले हमने जी ट्रांसफॉर्म को फॉर्मली शुरू करने से पहले कि उसके मतलब बजाय हम उसके सवाल शुरू कर दें और ज़ीरो से पोस्ट शुरू कर दें, मुझे यहाँ पर मतलब पहले थोड़ा सा बताना बेहतर लगता है कि हम जी ट्रांसफॉर्म को ऑन द फर्स्ट प्लेस क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम पढ़ना क्यों चाहते हैं जी ट्रांसफॉर्म को, क्या मोटिवेशन है? अच्छा, ये जवाब ये आया है कि हम लोग इस वक्त डिस्क्रीट सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन के लिए हम जी ट्रांसफॉर्म एक अच्छा टूल है। अच्छा, जो जी ट्रांसफॉर्म है ना वो सिग्नल या सिस्टम्स की कंप्लीट फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन नहीं देता। जो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है ना वो हमें फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म से मिलती है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कहेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कहें इसको। ओके, चलो हम फिलहाल
दोनों कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो दोनों टूल्स हैं ना जिनको फ़िलहाल मैं मतलब क्या कहना चाहिए इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ, ये हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर देते हैं फ्रीक्वेंसी की। जी ट्रांसफॉर्म हमें कंप्लीटली या एक फुल पिक्चर नहीं देता फ्रीक्वेंसी डोमेन की। जी ट्रांसफॉर्म इज़ बेसिकली अ टूल, मैथमेटिकल टूल, जो कि एलटीए सिस्टम को एनालाइज करना थोड़ा आसान कर देता है। एनालिसिस का मतलब ये है कि हम एलटीए सिस्टम की जब आउटपुट निकालना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी टाइम डोमेन में रहते हुए 2 मेथड सीखे ना। एक हम लोगों ने कन्वोल्यूशन को सीखा, फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं, कन्वोल्यूशन में तो एक मसला भी है, ये सिस्टम की पास्ट वैल्यूज़ को तो फिगर आउट कर ही नहीं सकता। हमारे पास कुछ सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें जो कि सिस्टम की ही पास्ट वैल्यूज़ को डिमांड करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे तो कन्वोल्यूशन फेल हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक और टूल निकाला जो कि डिफरेंस इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व करना सीखा। लेकिन डिफरेंस इक्वेशन भी एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, ठीक है? तो जी ट्रांसफॉर्म बेसिकली इट कम्स एज अ टूल जो कि हमें एलटीए सिस्टम को एनालाइज करने में या उसके आउटपुट को निकालने में हेल्प देता है। जी ट्रांसफॉर्म सिग्नल या सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन नहीं देता, उसका कुछ अंदाज़ा हमें हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है? जैसे कि आप लोगों ने एक ये चीज़ कई दफ़ा देखी होगी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, एक्स प्लस जे वाई, ये उनकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, या आर एंगल थीटा ये उसकी पोलर फॉर्म है। तो हमें पता है कि अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ये फॉर्म यूज़ करना आसान है, या हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो हमें हमारे लिए ये फॉर्म यूज़ करना आसान है। तो हम इंटरचेंजेबली नंबर मतलब वही होता है, कभी हम उसको एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी उसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसी तरह से जी ट्रांसफॉर्म भी एक एक टूल है, एक प्रोसेस है कि जिससे हम सिग्नल को गुजार कर उसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? और वहाँ से फिर हम उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल फार्मूले लगाते हैं जो कि हमें सिस्टम की आउटपुट जिससे मिलने में हेल्प होती है, ठीक है? अच्छा, जी। अच्छा, ये भी आपका अच्छा सवाल था। अगर हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल्स या सिस्टम्स हैं तो एक ऐसा टूल जो टूल हमारे पास अवेलेबल है उनको एनालाइज करने के लिए, दैट इज़ जी ट्रांसफॉर्म। और अगर हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स या सिस्टम्स हैं उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? नहीं, फोरियर हम दोनों पे कर सकते हैं। लेप्लास नहीं, फोरियर हम दोनों पे कर सकते हैं। फोरियर डिस्क्रीट पे भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि सिग्नल की टाइम इन्फॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन या फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट करने में मदद देता है। जो जी और लेप्लास है ना वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है? इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है कि जी ट्रांसफॉर्म हो गया या लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट नहीं करते, ये सिर्फ एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में हम उनको इस्तेमाल करके सिस्टम की आउटपुट ईजीली निकाल सकते हैं, ठीक है? ये जो टाइम और फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है ना, ये हमें फोरियर से मिलता है, ठीक है? यहाँ मैं फोरियर लिख देती हूँ। मतलब फोरियर अप्लाई करेंगे तो टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी से टाइम में आएंगे तो हमें इनवर्स फोरियर लगाना पड़ेगा, ठीक है? आई होप कि आपको थोड़ा नज़र आ रहा हो। टाइम से फ्रीक्वेंसी जाने में फोरियर, फ्रीक्वेंसी से टाइम आने में इनवर्स फोरियर। लेकिन ये हमें सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते ये दोनों टूल्स, ये सिर्फ एक नई तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल्स को, ठीक है? अच्छा, अब जी ट्रांसफॉर्म अच्छा, हम चूँकि यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल सिस्टम्स की बात करें तो मैं ऑफ कोर्स जी ट्रांसफॉर्म की बात करूँगी। अब जी ट्रांसफॉर्म बेसिकली करता क्या है?
मतलब हमारे पास सिग्नल इस वक्त एन डोमेन में है, ठीक है, एन जो कि टाइम है, हम इसे कन्वर्ट करते हैं जी डोमेन में। इसको मैं फ्रीक्वेंसी नहीं कहूँगी, दिस इज अनदर डोमेन, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ कि हम टाइम डोमेन से एक अनदर डोमेन में जाते हैं। एन हमारे पास एक रियल नंबर होता है, ठीक है, उसके बरक्स जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, अब हम अज्यूम ही करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारी इनपुट इस फॉर्म में है, ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन से हमें आउटपुट निकालने आती है और वो हम निकालते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अगर इनपुट लेट्स सपोज हमारी इस फॉर्म में है और उसको हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और फर्दर अच्छा, इसमें मुझे अब जीरो पावर, अच्छा ये समेशन ने ठीक लिखी कि गलत लिखी है? मैंने समेशन में यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था ना, दिस इज इनकरेक्ट, यहाँ पे क्या आना चाहिए था। ओके, तो अब मेरे पास होगा क्योंकि (n) मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इस समेशन से बाहर, और लेफ्ट ओवर जो स्टफ है दैट वुड बी गिवन एज दिस, ठीक है। अब ये जो मेरे पास टर्म है, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं दैट इज़ h ऑफ z। और यहाँ पे हमने ये देखा कि बेसिकली जो कॉन्वोल्यूशन का अगर मेरे पास इनपुट इस फॉर्म में हो तो कॉन्वोल्यूशन का जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है वो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि ये जो जी ऑफ एन है ये तो मेरे पास बेसिकली इनपुट थी ना। ठीक है, तो इनपुट जो कि मेरे पास, जी, अगर इनपुट जीरो टू पावर एन की फॉर्म में हो तो अच्छा, ये कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर है, मतलब जी ट्रांसफॉर्म में और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म में या फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर है, लेकिन अगेन ये वाली बात कि जो जी ट्रांसफॉर्म है वो सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत होगी, ठीक है। मतलब हम ये कह कर के जो जी ट्रांसफॉर्म है उसने कॉन्वोल्यूशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी चूंकि ऐसा ही करता है, तो हम इस जुमले के नतीजे में ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जी ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने ओके ये देखा कि जो अगर इनपुट जीरो टू पावर एन की फॉर्म में हो तो हमारे पास बेसिकली इनपुट का फैक्टर यानी कि जीरो टू पावर एन एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट मिल जाती है। अच्छा, लेकिन ये तो सिर्फ तभी वैलिड है अगर इनपुट जीरो टू पावर एन की फॉर्म में हो। अगर इनपुट कुछ और हो तो फिर हमें जी ट्रांसफॉर्म का फ़ायदा कैसे होगा? मतलब फिर जी ट्रांसफॉर्म ने हमें कैसे हेल्प आउट किया? ये ज़रूरी तो नहीं कि हमारी इनपुट हमेशा जी रेज़ टू पावर एन की फॉर्म में हो। अगर कुछ और इनपुट हो तो हम फिर इस तरह से करते हैं, फिर हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। उस इनपुट को हम बहुत सारे सम ऑफ जी रेज़ टू पावर एन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और
इस बात का मतलब ये है, जैसे हम फोरियर सीरीज में करते हैं ना, हमारे पास कोई भी गिवन सिग्नल होता है तो हम उसको सम ऑफ साइंस और कोसाइंस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई सिग्नल अदर देन जी रेज़ टू पावर एन हो तो हम उसको बहुत सारे सम्स ऑफ जी रेज़ टू पावर एन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और हम जब ये ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस न्यू अवेलेबल सिग्नल का नाम हम एक्स ऑफ जी रखते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में हमारे पास जो अब लेकिन आउटपुट भी थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट आएगी। यहाँ पे तो अगर हमारे पास जी रेज़ टू पावर एन इनपुट पे हो तो जी रेज़ टू पावर एन को हम सिंपली एच ऑफ जी से मल्टीप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि आउटपुट वाई ऑफ एन है। लेकिन अगर इनपुट जी रेज़ टू पावर एन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा अगर इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ नॉट इक्वल टू जी रेज़ टू पावर एन देन एक्स ऑफ एन इज़ ट्रांसफॉर्म्ड into sums of z raised to power n, we call it x of z. This x of z is multiplied with transfer function and then the signal we get at output is called y of z. तो ये वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई बात यहाँ पे समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कॉम्प्लिकेट हो गया ज़्यादा? देखो ना अच्छा, उससे अफेक्ट ये होगा, अच्छा लेट मी एक्सप्लेन इट इन दिस वे कि हम लोगों ने तो जी ट्रांसफॉर्म को बेसिकली इसलिए यूज़ करना है ना कि वो हमारे लिए एनालिसिस को आसान बना दे, राइट। ये इस चीज़ पे तो हम एग्री करते हैं ना कि जी ट्रांसफॉर्म को तो हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हमारे लिए एनालिसिस को आसान बना रहा है, कन्वोल्यूशन के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को आसान बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हमारे पास इनपुट तो जी ऑफ एन थी तो फिर तो कन्वोल्यूशन प्रोसीजर बड़ा आसान हो गया था और हमारे पास इनपुट को सिंपली एच ऑफ जी से मल्टीप्लाई करके आउटपुट आ रही थी। लेकिन ये इनपुट हमेशा जी ऑफ एन की फॉर्म में तो नहीं होगी ना, तो फिर इनपुट को जी ऑफ एन की फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर हम लेकर आए इस फॉर्मूले से, ठीक है। मतलब दो ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि इनपुट जी ऑफ एन की फॉर्म में हो, अगर नहीं है तो फिर हमने इसको लेके आना है ताकि हमारा कन्वोल्यूशन का जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो आसान हो जाए, ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस में करना सीखा है। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है? नहीं तो मैं फिर अगला यहाँ पे सवाल करूँगी। अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट जी ऑफ एन, इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात थी कि हम लोगों ने इसको जब कन्वोल्यूशन के प्रोसेस में यहाँ पे डाला था तो ये सिंपली आउटपुट पे अपीयर हो गई थी विद सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर एच ऑफ जी। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट जी ऑफ एन? हम्म। अच्छा, आप जो बात कर रहे हो ना वो बेसिकली वो जी ट्रांसफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे हो। मुझे शायद सवाल को मुख्तलिफ तरीके से करना चाहिए था। अम, अच्छा, मैं आपको फिर थोड़ा सा यहाँ बता भी देती हूँ कि मैं क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी। आप लोगों ने आइगन फंक्शन के बारे में सुना है कि क्या होता है? अच्छा, ये जो सवाल है ना मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से भी आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ये मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने इनपुट पे जी रेज़ टू पावर एन एज इनपुट सिग्नल दिया और मेरे पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। लेकिन अगर इनपुट जी रेज़ टू पावर एन नहीं है मेरे पास तब मेरे पास आउटपुट ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। तब मैंने उसको हम लोगों ने फिर देखा कि फिर आउटपुट जो है वो किस तरह से आएगी, लेकिन उस केस में फिर
जो आउटपुट है वो आएगी भी वाई ऑफ सी की फॉर्म में, और उसको स्टिल एक हमें प्रोसेस लगा कर वाई ऑफ एन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस विल बी रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन वाई ऑफ सी सो दैट मुझे वाई ऑफ एन मिले। अब ये जी ऑफ एन में ऐसी क्या स्पेशल बात थी कि ये सिग्नल इस तरह से आउटपुट पे अपीयर हो गया और मुझे ये वाला एक एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना पड़ा। अच्छा, वैसे उसका जवाब ये है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जी ऑफ एन एक आइगन फंक्शन है। अच्छा, अब आइगन फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज एन आइगन फंक्शन? ओके ओके। आप अच्छा, फिर आपने चूंकि आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया है कि अगर हम आइगन फंक्शन को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस आइगन फंक्शन ही मिलता है, जो कि हमें बेसिकली यहाँ पे मिल रहा है। आपने आइगन वेक्टर का शायद नाम सुना हो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि यहाँ से आइगन वेक्टर समझ अगर आ जाए तो फिर इसे आइगन फंक्शन समझना आसान होगा। जी थोड़ा सा बताओगे कि आइगन वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ओके। अगर मैं किसी वेक्टर v1 को एक मैट्रिक्स m से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और मुझे रिजल्ट में जाहिर सी बात है कि एक वेक्टर मिलेगा v2, ठीक है। लेकिन अगर v2 v1 जैसा ही है, यानी कि v2 को मैं बेसिकली लिख सकती हूँ k इंटू v1, इसका मतलब ये है कि v1 क्या है? एक आइगन वेक्टर है, क्योंकि मैंने उसको जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट में वापस वही वेक्टर मिला, मल्टीप्लाइड विद सम स्केलिंग फैक्टर। और v1 एक स्पेशल वेक्टर है, मतलब कि वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे आउटपुट पे भी दोबारा से मिल रहा है। तो जब कोई वेक्टर्स इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करें तो हम ऐसे वेक्टर्स को आइगन वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और k क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू। वेरी गुड, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ज़रा इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जी ऑफ एन इनपुट पे दिया, हमें जी ऑफ एन वापस आउटपुट पे मिल गया मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो जी ऑफ एन यहाँ पर बेसिकली आइगन फंक्शन है कि हम उसको जब किसी एल टी आई सिस्टम के इनपुट पे देते हैं तो हमें वो आउटपुट पे मिलता है मल्टीप्लाइंग विद सम स्केलिंग फैक्टर, और ये यहाँ पर बेसिकली आइगन वैल्यू का रोल प्ले कर रहा है जो एच ऑफ जी है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई है? ओके। कोई और आइगन फंक्शन आप मुझे बता सकते हो जो एलटीआई सिस्टम के लिए हो? किसी और आइगन फंक्शन से फेमिलियर हो आप? अच्छा, एक तो चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। जी को मैंने क्या अज्यूम किया था? जी किस तरह का नंबर था? ये तो मैंने आपके सामने लिखा था, आपको याद होना चाहिए था। जी क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ अ, अगर मैं उसको खास तौर पे पोलर फॉर्म में लिखूं तो उसका कुछ एंगल होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो लेट सपोज कि मैं इसे कहती हूँ आर जे ओमेगा
रेस टू पावर n, z को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है, मतलब चूंकि z को हमने कॉम्प्लेक्स अज्यूम किया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पर्टिकुलर जो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है दैट इज पोलर, या फिर इसको हम फेजर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है या ये जो फंक्शन मैंने लिखा, दिस इज एन आइगन फंक्शन फॉर LTI सिस्टम, और इसी तरह से इसके अलावा जो साइनसॉइडल फंक्शन है यानी कि कॉस ओमेगा n या साइन ओमेगा n, ये भी आइगन फंक्शंस हैं फॉर LTI सिस्टम। जब हम इनपुट पे साइन या कोसाइन देते हैं किसी भी खास फ्रीक्वेंसी का, तो एग्जैक्टली exactly वही फ्रीक्वेंसी का जो साइन कोसाइन है वो आउटपुट पे अपीयर होता है। सिर्फ चेंज कहाँ पे आ सकता है, मतलब ये जो आइगन जिस आइगन वैल्यू के साथ बेसिकली वो मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे निकलते हैं, वो क्या चेंज पॉसिबल चेंज ला सकते हैं इसमें, एम्पलीट्यूड या फेस। क्योंकि किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल के 3 फैक्टर्स होते हैं ना, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी और फेस। तो हम लोगों ने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि साइन ओमेगा एन और कॉस ओमेगा एन आइगन फंक्शंस हैं, तो यानी कि ये आउटपुट पे इसी फ्रीक्वेंसी के साथ अपीयर होंगे। जो आइगन वैल्यू जिसके साथ मल्टीप्लाई होके बेसिकली आउटपुट पर निकलेंगे, वो जो चेंज लाएगा वो उनके एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी सॉरी फेज में ला सकता है। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ये तो जो 4 सिग्नल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, साइन ओमेगा एन, कॉस ओमेगा एन, जी रेज़ टू पावर एन, या फिर ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एन, ठीक है, मतलब आर को फिलहाल मैंने लिखा है, लेकिन आर हो ना हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एन, ये चारों सिग्नल्स किसी भी LTI सिस्टम के लिए आइगन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और एच ऑफ जी, नहीं तो ये तो दोनों तो रियल है ना। लेकिन यस आई एग्री, लेकिन फिजिकली तो एक फेज शिफ्ट के साथ साइन को साइन तो मतलब एग्जिस्ट तो कर सकता है ना। मतलब जीरो पर एन और ई पर जे का एक मसला ये भी है कि ये फिजिकली रियलाइजेबल नहीं है, ये फिर भी ये मतलब बाहर हाल मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम साइन ओमेगा एन और कॉस ओमेगा एन की बात करें और अगर बेशक हम इनमें फेज में इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये दोनों फिजिकली रियलाइजेबल है, ठीक है। वो तो हम अपनी आसानी के लिए बेशक फेज इंफॉर्मेशन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्टिल दे वुड रिमेन फिजिकली रियलाइजेबल। वो उसका फेज ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यस। हाँ, लेकिन वो उसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन होगी, यस, लेकिन अगेन वो सिग्नल फिजिकली रियलाइजेबल होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा, ओके, हम लोगों ने थोड़ा सा ना एटलीस्ट थोड़ी सी इंट्रो देख ली है, और हम लोगों ने ये देखा है कि जी ट्रांसफॉर्म को हम ऑन द फर्स्ट प्लेस क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें आसानी हो जाती है सिग्नल को एनालाइज करने में। सिर्फ मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पर कर यूँ रहे हैं कि हमारे पास एक एन डोमेन है, ठीक है, एन एन प्लस प्लस वन से हम कहेंगे, ओके, नहीं इधर हमें वैसे माइनस करना चाहिए, ये एन प्लस वन, ठीक है। एक मतलब हमारे पास ये टाइम डोमेन में एक सिग्नल है जिसमें एन हमारे पास कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ से हम सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक बेसिकली 3D सिग्नल में। 3D का मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और लेट्स सपोज ये अगर हम उसका रियल ऑफ जी कहते हैं, ये अगर हम इसका इमेजिनरी ऑफ जी कहते हैं, और ये इसका फिर इन दोनों मतलब दोनों पॉइंट्स को मिलाकर इनके ये जो प्लेन बनेगा, ये जो 2D प्लेन बनेगा, इसके ऊपर जो फिर एम्पलीट्यूड होगा दैट वुड बी एक्स ऑफ जी, ठीक है। और यहाँ पर फिर कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि हमें मतलब एक्स ऑफ जी का हिस्सा होंगे। लेकिन ये वाली बात कहना कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर मैप होगा, ये कहना गलत है। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स मिलकर इस सारे रीजन में ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक्स ऑफ जी में भी जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स मिलकर हमें कम्प्लीटली एक्स ऑफ एन की इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई एक पॉइंट पर्टिकुलरली उठ के किसी एक पॉइंट के ऊपर मैप नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन चूंकि ये हमारी अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मतलब एक्स ऑफ एन को हम किसी पर्टिकुलर डोमेन में नहीं ले जा रहे होते, हम सिर्फ इसको एक टूल से गुजारते हैं। आप समझ लो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, हमारे पास ये 2 डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लास है। हम लोगों ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिग्नल के ऊपर रखा तो हमें सिग्नल टाइम डोमेन में नज़र आना शुरू हो गया, एक दूसरा उठा के रखा तो हमें सिग्नल जो है वो जी डोमेन में नज़र आना शुरू हो गया। तो ये ये चूँकि एक फिज़िकली सिग्नल को हम ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो एक्स ऑफ एन है, अगर ये बाउंडेड सिग्नल है, ठीक है? बाउंडेड मैंने आपको ये बताया था कि एम्पलीट्यूड डोमेन में ये एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के दरमियान ही लाई कर रहा है। तो एक्स ऑफ ज़ी में भी ये सिचुएशन फ़ॉलो हो। तो हम वो सारे के सारे पॉइंट्स जहाँ पर एक्स ऑफ ज़ी इन्फिनिट हो जाए एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी रेंज से, या हम उन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करते ड्यूरिंग आवर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है। और एक छोटी सी बात ये कि वो सारे रीजन्स या पॉइंट्स जहाँ पर एक्स ऑफ जी ज़ीरो हो जाए, जी के उन सारे पॉइंट्स को हम ज़ीरोस कहते हैं, और वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर एक्स ऑफ जी इन्फिनिट हो जाए, हम उन सारे जी के पॉइंट्स को पोल्स कहते हैं। ऑब्वियसली भी हम इन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, या अपने मतलब एक्स ऑफ जी का जो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है या रीजन आता है, उसे हम इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहते जहाँ पर एक्स ऑफ जी इन्फिनिट हो जाए। अच्छा, लेक्चर को मैं फ़िलहाल यहाँ से आगे नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि आपके अगली क्लास का टाइम हो रहा है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक आध मिनट है, अगर किसी को इस बारे में कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह मंडे को फेस टू फेस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है आपके ज़हन में? क्विज़ में आज तक के मतलब ज़ी ट्रांसफॉर्म का मैं टेक्निकली कुछ सवाल जो शायद ना पूछ सकूँ क्योंकि ये तो सिर्फ इंट्रो ही है, लेकिन आज तक के कंटेंट्स जो हैं वो आपके क्विज़ में शामिल होंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इस बारे में फ़ैसला नहीं किया, मेरे ज़हन में ये था कि अगर तो किसी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस ही हुई तो फिर तो मंडे को ही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम इसको ट्यूसडे वाली क्लास में मतलब कुछ 5:55 या 5:50 पे क्लास शुरू करके क्विज़ ले लें पहले, और फिर मगरिब प्रेयर के बाद क्लास शुरू करते हैं। फ़ेस टू फ़ेस में प्रॉब्लम इस तरह से हम करें। टाइम टेबल यही होगा, जी बिल्कुल, टाइम टेबल यही होगा। क्योंकि फिर मंडे को आपकी पहली क्लास होगी, इट वोंट बी फाइन कि भैया आपने नया-नया इस जगह से के साथ एडजस्ट होना है और आते ही आपके सर पे क्विज़ का पहाड़ टूट पड़े। तो ट्यूसडे को क्विज़ लेना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपका कोई और सवाल नहीं है। कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप करके या ईमेल करके पूछ सकते हो। तो बाकी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल ऑन कमिंग मंडे। ठीक है जी? इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।